नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे अजय सरोत्रा जी, जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फॉर्मर मिनिस्टर है। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वेल, थोड़ा सा सब, कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जम्मू के विजिट पे थे और उन्होंने कहा कि 370 में जो संशोधन हुआ उसके बाद ही ये संभव हो पाया है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की जो हो रही है। धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जी, वो जम्मू कश्मीर में आए, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। धनखड़ साहब की किसी बात पे टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब उनको क्या दिखता है, क्या समझ आती है, मुझे मालूम नहीं, मगर जो हकीकत है वो ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ लोगों से पूछा जाए और असम्बली की इलेक्शन फ़ौरन कराई जाए, जी, तो वो बात शायद धनखड़ साहब की बात का भी जवाब दे देगी और बाकी लोगों की बातों का भी जवाब दे देगी। यानी सरोत्रा जी के ये मायने हैं कि कोई बदलाव दिखा नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं दिखा है। मैं ये कहता हूँ कि धनखड़ साहब ने जो कहा, मैंने पहले भी कहा, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी जम्मू हिंदुस्तान की शख्सियत, जहाँ डबल इंजन सरकार ये चाहती है, कहती है कि हमने ये किया वो किया, तो ये सारा सामने आ जाएगा जब इलेक्शन आ जाएगा। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? जी, तो मैं तो इस चीज़ का यही कहूँगा, इलेक्शन ही हर चीज़ का जवाब होगा। लेकिन आपने ये कहा कि वाइस प्रेसिडेंट को बात करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन आप वकालत करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह ही रहे थे कि अगर पाकिस्तान से बातचीत ना हुई तो कश्मीर भी गाज़ा बन जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बात कहते हैं, उनकी बात को अदरवाइज लिया जाता है। जी, उन्होंने जो भी बात करी, बड़े गुस्से की बात कही कि जब मिलिटेंसी बढ़ रही है, जी, 5 जवानों को मारा गया, शहीद किया गया, जी, और आर्मी के 5 जवान मरना कोई छोटी बात नहीं है। हमारी आर्मी जो है, हम उस आर्मी को सैल्यूट करते हैं कि इतनी बहादुरी से वो लड़ती है। और आप क्लेम करते हैं हमने शांति कर दी, 5 आपके जवान मर गए आर्मी के, 3 सिविलियन आपने मार दिए, जी, कितने लोग जख्मी कर दिए। और पिछले दिनों कुकरनाग में एक कर्नल साहब मारा गया, एक मेजर साहब मारा गया, एक डीएसपी साहब मारा गया, बाकी लोग जख्मी हुए। तो अब ये फारूक साहब का गुस्सा था कि भाई आप क्यों तबाही कर रहे हो, इसको अमन लाने की कोशिश करो। अब इसको अदरवाइज लिया जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाकी पड़ोसियों से बात करना कोई बुरी बात नहीं है। चाइना आपके अंदर एंटर कर रहा है, आपने 14 दफ़ा मीटिंग कर दी उसके साथ। जी, तो हम ये चाहते हैं कि अमन आए, शांति आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं कि यहाँ अमन और शांति नहीं होने से उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि बियर नोज वेयर शू पिंचेस। जी, जी, तो लिहाजा ये जो उनका कहना है फारूक अब्दुल्ला साहब का, उनका एक इस बढ़ते उग्रवाद की तरफ रोष का वो एक था कि अपनी चिंता और रोष दोनों को मिक्स करके उन्होंने बताया। आपने कहा कि ये उन्होंने गुस्से में बोल दिया, क्या ये भी गुस्से में बोला? आप ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विलय में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी रोल रहा है, महाराजा हरि सिंह का भी रोल रहा है, आप ये मानते हैं? महाराजा सिंह साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया। उस वक्त 2 नेशन थ्योरी थी। जी, जो देश का बंटवारा हुआ, जी, जी, 2 नेशन थ्योरी के फार्मूले पे हुआ। उसमें ये था कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हिंदुस्तान जाएंगे, मुस्लिम भाई पाकिस्तान जाएंगे। मगर हमारी आज भी स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी थी, कल भी थी, उस वक़्त भी थी। अब सवाल यह है कि उन लोगों को इस तरफ कैसे लगाना था। तो शेख साहब ने वो एक रोल अदा किया। शेख साहब ने कहा भाई हमको उधर नहीं जाना है, हमको इधर जाना है, हिंदुस्तान की तरफ जाना है। ये गुलदस्ता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे रहते हैं, ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का देश है, उसके साथ रिश्ता बनाना। तो उनका बड़ा अहम रोल था, क्योंकि कागज़ पे साइन करना आसान बात है, मगर रुख मोड़ना लोगों का बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अवामी लीडर थे, वो लोगों में थे, इन्होंने वो किया। और मुझे इस चीज़ के साथ एक दुख आता है कि महाराजा हरि सिंह साहब ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया, मगर महाराजा हरि सिंह साहब की जो
बड़ी रियासत थी जिसको हम प्रिंसली रियासत कहते जी। हैं, उसके दो टोटे कर दिए, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो यूटी कर दी, और क्या कहते हैं स्टेट्स से दर्जा नीचे कर दिया। लोगों में इस बात का बड़ा रोष है, और ये लोग समझते हैं कि हमने कोई क्या गुनाह किया कि आपने स्टेट को क्यों नीचे कर दिया। सरोत्रा साहब, आप ये भी मानते हैं कि ये धरती पर स्वर्ग है कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर जो है ये मुकुट है भारत का, मानते हैं आप? मुकुट बनाने में तो नेशनल का वहाँ बड़ा रोल रहा। वही मैं वही आपसे मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुकुट के कोई दो टोटे करता नहीं मैंने देखा। जी। पूरा इतिहास है कि किसी ने अपने मुकुट के, मतलब आपके मुकुट हो, आपका मुकुट के टोटे कोई नहीं करता। यहाँ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो सरकार जबरदस्ती उनको हेलमेट लगाती है, आपका सिर फूट ना जाए। यहाँ तो हमारा सिर फोड़ दिया इन्होंने, डबल इंजन सरकार ने। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता था। फिर आप जम्मू कश्मीर को जन्नूम क्यों कहते हैं? ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी, जन्नू में जाए, वो भी गुस्से में कहा है। जन्नत में जाने का मतलब ये था कि आप जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं जी, और आप कर क्या रहे हैं? आपने 370 हटाया, ठीक है, आपकी पार्टी का फार्मूला था और वो था, एजेंडे में था, आपने किया, मैनिफेस्टो, हाँ जी। आपने किया। मगर अब आप लोगों की हालत तो देखो कैसे। लोग जन्नत में आप बात करते हैं, बाजार में जाइए, चोरियां कितनी हो रही हैं, कितने क्या कहते हैं लोगों की नौकरियां बेकार कितने नौजवान फिर रहे हैं। झूठे नारों से तो नहीं चलेगा। इसी सरकार ने 2014 में कहा कि हम आपको हम बढ़ेंगे 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज नौजवान परेशान है। किसान को कहा अपने डबल इनकम करेंगे, वो परेशान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रियासत को जहन्नम की तरफ क्यों धकेल रहे हो जो स्वर्ग है। इसलिए उनको भी देखना चाहिए कि उन्होंने लोगों को क्या कहा जी। ये एक स्पेशल स्टेटस रियासत थी, यहाँ मज़े की बात होती, लोग खुश होते कि स्पेशल एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज आता जी, कोई डेवलपमेंट पैकेज आता, लोग समझते भाई हाँ हमारी। आज यहाँ जो सड़कें बन रही हैं आप देखिए, वहाँ लोकल मजदूर भी नहीं मिलेगा जी। तो कैसे लोग जिएंगे? बेकारी है, लोग परेशान हैं, खुदकशी हो रही है, तो कैसे हो रही है? इसीलिए कि लोग परेशान हैं। तो जन्म किसको कहते हैं? जन्म यही होता है कि जब लोगों को बेकारी है, लोग परेशान हैं, खुदकशी कर रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले को भी रुकावट है, स्टूडेंट के सिलसिले में भी रुकावट है। आपने देखा वो 12वीं पास जो करेगा वो जाके चंडीगढ़ और उधर शिमला में एग्ज़ाम देगा, अपने टेस्ट दे के पास करके आएगा जी। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को? लेकिन ये स्टेटमेंट उस वक्त आना जब 11 दिसंबर को सुप्रीम मोहर लगाती है कि 370 का जो फैसला हुआ था वो ठीक। उसके तुरंत बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि जन्नू में जाए जम्मू कश्मीर, उसको आप दूसरे तरीके से ले जाए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो 11 दिसंबर की आप बात करते हैं, हमारे देश की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है जी, पूरी दुनिया में मानी जाती है, और हम इस चीज़ का फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश के वासी हैं जिसकी डेमोक्रेसी का लोया पूरी दुनिया मानती है। उस डेमोक्रेसी को आज जम्मू कश्मीर में बहाल कराने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट साहब क्या कहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे वो फैसला नहीं देते। और ऐसे है जैसे उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी दफ़ा कहते हैं कि देश की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, जब लखनपुर पहुंचती है वहाँ बैरियर लगा है, वहाँ से आगे आती नहीं। तो इसलिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हर उसके पहलू में देखिए, आप एक सिंगल करके ना इसको देखिए कि हालात क्या बन रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं। अब फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ी शख्सियत है, टालेस्ट लीडर है जम्मू कश्मीर में, देश में भी। तो वो जो कहते हैं देश के हित की बात करते हैं, देश की बेहतरी की बात करते हैं, और उस सियाना आदमी आखदा ना नसीहत देता जी गल करता, हूँ वो नसीहत की जेडे जागत भुगत होंगे वो आखते मारे ये बुढ़ा आता रहा। सवाल ये है कि फारूक साहब ने हमेशा देश की बात की है, देश की बेहतरी की बात की है, रियासत जम्मू कश्मीर लोगों की बेहतरी की बात की है। और फारूक अब्दुल्ला साहब को सबसे ज़्यादा दुख होता है जब कोई मिलिटेंसी का वो होता है, उसने खुद मिलिटेंसी फाइट की है।
हमारे कितने एमएलए साहबान मर गए, कितने मिनिस्टर मर गए, कितने वर्कर मर गए। तो वो दुख होता है भाई ये मिलिटेंसी बढ़ रही है। तो फिर वो दुख से आदमी कहता है यार आप क्यों जहन्नम की तरफ ले जा रहे हो। जी, फारूक अब्दुल्ला पर यह भी आरोप लगते हैं कि जब वो ताकत में होते हैं, जब पावर में होते हैं, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है, और जब जैसे ही सत्ता विमुख हो जाते हैं, सत्ता निकल जाती है, तो पाक प्रेम उनका जाग जाता है। ये कितना सही है? ये मैं नहीं समझता इसमें कोई वो है जो अजियत है जी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा वाजपेयी साहब का एक वो सुनाते हैं बात, आपने भी सुनी होगी कि भाई जो दोस्त बदले जा सकते हैं, दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। यस यस, तो मैं इससे एग्री भी करता हूँ। आप हर एक व्यक्ति से एग्री करते हैं। फारूक साहब का या नेशन का ये व्यू है कि हमको जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए जी, उनसे भी बात करके वंस फॉर ऑल अमन आना चाहिए, शांति आनी चाहिए, ताकि रियासत तरक्की कर सके। अब रियासत कहते भी शर्म आती है, यूटी है, यूटी कहते भी शर्म आती है। बाहर कोई पूछता है जी आप किस रियासत से है, तो हम ऐसे मुंह नीचे कर लेते हैं हमारी यूटी है। जी, बीजेपी ने हमें यहाँ तक लाया। जी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमेशा देश की बात की है, रियासत की बात की है। अब उनकी बात को लोग तरोड़ बरोड़ के, जहाँ जिनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, वही फारूक साहब को कुछ कहना है या नशा को कुछ कहना है, वो इस किस्म की बात कर देते हैं। जी, अदरवाइज़ जब जब जरूरत पड़ी देश के लिए हमेशा फारूक साहब ने अपना वो किया है, अपना बात की है। आपने देखा 2009 में इलेक्शन नहीं हो सकती थी, जी, बम बम बोले था जी, इलेक्शन नहीं हो सकती थी। जब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, फारूक साहब की, उमर साहब की, तो उन्होंने कहा ठीक है इलेक्शन करेंगे। क्योंकि फारूक साहब, उमर साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के नब्ज़ जानती है, उनकी मुश्किलात जानती है, और उन्होंने हमेशा सोचा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात से निकालना है। और अगर हम ये सोचें कि हमको बाकी जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको वो दिल्ली के सिलसिले में सोचेंगे, बंगाल में क्या करना है, यूपी में क्या करना है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच होती है कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले अपना घर कैसे ठीक करना है। जी, हमने हमेशा उस लाइन पे बात की। जी, लेकिन आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी आती है, लेकिन यहाँ पे लखनपुर में बैरियर लग जाता है। लेकिन आप देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट को इन टोटल लागू करने में बीजेपी का रोल है। देखिए डीडीसी के लिए करवाए, रोल तो हमारा था, इनका कहाँ रोल था। जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी उसमें अमेंडमेंट आई थी, क्योंकि हमारा अपना एक्ट था। देखिए हमारा अपना एक्ट था, हमारा पंचायत राज एक्ट अपना था। मैं खुद भी पंचायत राज मिनिस्टर रहा। पंचायत राज एक्ट हमारा था, हमारे एक्ट को अप्रिसिएशन मिलती थी देश के बाकी हिस्सों में। पंचायत कॉन्फ्रेंस मैंने बड़ी अटेंड की, उसमें मिलती थी। मगर जो मैं आपको अभी कहूँ कि ये जो 74 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारे दौर में टोटल वो आई थी, अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद गवर्नमेंट चली गई, फिर जो आए उन्होंने आगे चलाना ही था। जी, क्या आपको लगता है कि 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटा, उसका मेन कारण ये भी था कि जो हाथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलाया? अगर आप मिलकर हुकूमत बनाते, देखिए आज तो आप इकट्ठे हो रहे हैं, पहले हो जाते तो शायद ये देखिए बात यह है कि ये बीजेपी का एजेंडा था। अब बीजेपी की चाल में कौन आ गया ये आपने अच्छी तरह जानते हैं जी। और आज भी हमारी कोशिश है कि बीजेपी को, जैसे लोगों में आज रोष है जी, गुस्सा है, लोग समझते हैं कि हमें यूटी क्यों बनाया गया, हमारी स्टेट क्यों ख़त्म की गई, हमको नौकरियां नहीं हैं, हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमारी पेंशनें बंद कर दी हैं, किसान परेशान है। तो ये छोटे छोटे डॉल्स दे के आप अंदाज़ा लगाइए कि आप 6,000 रुपया किसान को दे रहे हैं साल का, 6,000 रुपया किसान को साल का दे रहे हैं जी, महीने का कितना बना जी। मतलब किसान की आप क्या बुकत रख रहे हैं कि 6,000 से उसको खुश कर रहे हैं, और किसान की कितनी मुश्किलात हैं, किसान को कितने वो खर्चा कितना आता है फसल का।
रिटर्न इतनी कम आती है। अब ये जम्मू कश्मीर का किसान सफ़ेद पोश के किसान है, वो सोचता है चलो गुजारा करो। मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये बीजेपी का के मतलब आज लोगों को बड़ा रोष है। और कल अगर बीजेपी इलेक्शन कराती है, जो कि बीजेपी इलेक्शन से भाग रही है, अगर इलेक्शन कराती है तो बीजेपी को रिजल्ट सामने आ जाएगा। छोटा साहब, आप मानते हैं घड़ी की सुइयां वापस नहीं आती हैं, वापस नहीं लौटती हैं, समय वापस नहीं लौटता है, फिर भी आप क्यों कश्मीर में ये कह रहे हैं कि 370 को लेकर के हम अपना संघर्ष जो है जारी रखेंगे? घड़ी की सुइयां वापस नहीं होती मगर की जा सकती हैं। ये दो फर्क है बात का। एक तो ऑटोमेटिकली करनी, एक आप कर सकते हैं जी। इधर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जी कि किसी जजमेंट में कहा कि ये प्रोजेक्ट बंद कर दो, यहाँ एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम है। साल के बाद 6 महीने के बाद उन्होंने कहा नहीं चालू करो। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, सुइयों ऑटोमेटिकली पीछे नहीं आती, मगर अगर आप करें तो आ जाती है। यानी आप मिसलीड कर रहे हैं कश्मीर की आवाम को, फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए, जब आपको पता है कि पार्लियामेंट ही इसको वापस ला सकती है और पार्लियामेंट में हमारे 5 ही सदस्य जा सकते हैं, अगर 5 की 5 सीटें भी आपकी विचारधारा वाले लोग जीत जाएं। देखो बात यह है, हमने कभी लोगों को गुमराह नहीं किया। हमने हमेशा कोशिश की कि लोगों की बात की जाए, जो लोग चाहते हैं। जी। आज लोगों में रोष है, क्या जम्मू में, क्या कश्मीर में। एक ज़माने में जब 370 हटा तो लोगों ने बड़े ढोल बजाए, लोगों ने लड्डू बांटे, और हमने सोचा यार हम शायद गलत थे, चलो देखो अब इससे क्या होगा। आज जब आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, किसी ने लड्डू नहीं बांटे जी। वो जो खुशी की लहर थी वो न्यूट्रलाइज हो गई थी। तो आज लोगों को गुस्सा है। इलेक्शन हो जाए, आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी जी। सब बातों का इस वक्त मैं समझता हूँ जवाब जो है वो असेंबली इलेक्शन है। क्या आपको लगता है कि ये आवाम की नाराज़गी के कारण है कि बीजेपी इसको भाप गई है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रही है? यकीनन ऐसी बात है। जब आपने करगिल देखा, करगिल के बाद तो इनके कान खड़े हो गए, भाई यहाँ तो बड़ा गड़बड़ा है, यहाँ तो लोगों में करगिल में वैसे भी कहाँ स्टेक पे था बीजेपी का कुछ भी, वहाँ पे भी वो आंकड़े बताते कि वोटर हमारा डबल हो गया, सीट 1 थी 2 हो गई, वो इस तरह से अगर इन्हीं आंकड़ों पे चलना है, मैंने आपको आगे भी कहा था, तो ठीक है यहाँ भी आप 1-2 सीटों से गुजारा करो जी। आपने सर्वे, आपकी चैनल का सर्वे था जी, तो आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं जी। आपको क्या लगता है सड़ोत्रा साहब कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस काम कर रही है, बीच बीच में डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, बीच में यूनाइट भी देखते हैं, बीच में सेक्रीफाइस करने को भी तैयार दिखते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में पड़ेगा? विनोद जी, जहाँ तक इंडिया अलायंस का तलक है, इंडिया ब्लॉक का तलक है जी, इंडिया ब्लॉक ने बड़ा काफ़ी उन्होंने पेशकदमी कर ली है, काफ़ी आगे हो गए हैं। और मुझे यकीन है कि ये कशमकश थोड़ी बहुत तो होती है। अब डिफरेंट किस्म के लोग बीच में बैठे हैं तो आप कहेंगे भाई कोई ऐसी बात नहीं, घर में हो जाती है तो ये तो वो जी अलग पार्टियां हैं जी। तो अल्टीमेटली ये मकसद एक ही है कि बीजेपी को रोकना है जी, और इंडिया ब्लॉक ही रोक सकता है जी। और अगर ये सब ठीक चला परमात्मा की कृपा से और इंडिया जीतेगा। यानी मुद्दों पे इलेक्शन नहीं होगी इस बार, इस मुद्दे पे इलेक्शन होगी कि पैसे भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। इंडिया अलायंस का एक ही मुद्दा रहेगा, सेक्रीफाइस भी करो लेकिन बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचने देना, ये मुद्दा रहेगा। बीजेपी को सत्ता तक क्यों नहीं पहुंचने देना, इस पर आप कहीं बहस रखो जी, क्योंकि मैं मुझे 4 ही मुद्दे बता दीजिए क्यों नहीं पहुंचने देना। देखिए, आपने कहा हम 15-15 लाख रुपए देंगे, चलिए, नहीं दिया। नहीं दिया। आपने कहा हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया जी। आपने कहा कि हम आमदनी किसान की दूनी करेंगे, नहीं की। आपने कहा हम डिजिटल इंडिया करेंगे, नहीं किया। और अगर कहो और भी मुद्दे गिना दूँ जी। आपने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बने। आपने कहा हर मेंबर पार्लियामेंट साहब एक विलेज को वो करे, क्या कहते हैं, अडॉप्ट करे, उसको बड़ा टोटल मॉडल हो जाएगा, नहीं हुआ।
आप मुझे ये बताओ कि किया क्या। अगर जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो आप कहोगे जी हमने ये टनल जो है चिनानी वाला टनल उद्घाटन किया। भाई उद्घाटन तो आपने किया, हमारा शुरू कब हुआ था जी। आप कहोगे इधर द्रास के पास हम टनल बना रहे हैं जी। तो ये शुरू किसने किया। ये सारी बातें देखने वाली हैं। और ये जो है अच्छा, फिर बाद में आप लोगों से वायदा करके जब आपको पूछा जाता है आप कहते हैं ये जुमला था। जुमला मतलब हो गया लोगों का मजाक उड़ाया। जी। लोग आपको मेंबर पार्लियामेंट बनाए, लोग आपको एमपी बनाए, लोग आपको सब कुछ बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो आप कहो जी जुमला था। अब लोगों से मजाक करना मुनासिब नहीं है जी। इसलिए आपने मुद्दे गिनाए, लेकिन उनके पास ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो आपके तर्क को कुतर्क में तब्दील कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि जब 2 उनके पार्लियामेंटेरियन थे तब कि उनके मैनिफेस्टो के टॉप में था 370 को हटाना, 5 अगस्त 2019 को हटा दिया, 22 जनवरी को मंदिर निर्माण है, प्राण प्रतिष्ठान भगवान प्रभु का हो रहा है, ट्रिपल तलाक की बात, देखिए मैं आपको CAA भी ला रहे देखिए हैं। मैं आपको ये चीजें बात बताऊं, पेश करेंगे जी। आपने अपना एजेंडा पूरा किया 370 का। जी। आज आप अंधविश्वासी छोड़ के जो थोड़ा नंबर है, किसी आदमी से पूछो 370 जाने से 35 जाने से क्या हुआ। अगर उसका जवाब अच्छा आएगा तो मैं समझूंगा कि ठीक आया। उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि आप राम मंदिर की बात करते हैं, मैं भी राम भगत हूँ, मेरी भी राम के प्रति आस्था है, आपकी भी आस्था है। राम भगवान सबका है, सिर्फ एक बीजेपी का नहीं है राम भगवान। ये पेश कर रहे हैं शायद बीजेपी का ही राम भगवान है। मेरे ख्याल राम मंदिर जब बनना था, ईंटें जब इकट्ठी हो रही थी, आपने भी ईंट दी होगी, आपने भी चंदा दिया होगा। और ये संजय रावत जो इसके शिवसेना के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी और अपना जो उनका अखबार है उसमें भी लिखा, उन्होंने कहा जी सामना में उन्होंने कहा जी कहीं ऐसा ना हो कि 22 तारीख को कहेंगे हमारा जो है कैंडिडेट राम भगवान हमारा पार्लियामेंट का कैंडिडेट होगा अयोध्या से जी। बोलो इस किस्म की बातें मुझे जचती नहीं कि ये राम भगवान हमारा भी है, हमारी भी आस्था है, हम भी खुश हैं कि मंदिर बने। मगर ये है कि ये कहना कि इसका राजनीतिकरण करना ये मुनासिब बात नहीं है। और लोग समझते हैं ऐसी बात, ये बातें ज़्यादा देर नहीं चलती जी। लोग समझ जाते हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है जी। अगर राजनीतिकरण नहीं समझते तो आप ये मुझे बताओ कि पिछले दौर में नरसिम्हा राव जी ने भी सरकार की, मनमोहन सिंह जी ने भी की, फिर तो इनकी आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही राम मंदिर तेज हो गया था। थोड़ा सा अब मैं जो सवाल पूछूंगा आप ये कहेंगे कि वो क्लिपिंग्स हमें ला करके दीजिए। अब मैं जो सवाल पूछूंगा ना आप उसका जवाब देंगे विनोद जी, आप मुझे वो क्लिपिंग्स लगा के दीजिए जिसमें ये कहा गया। आप भी तो धर्म की राजनीति करते हैं। जब लैंड रो चल रहा था फिर वही बात आपने खुद ही कह दिया। मैंने कहा आपने इधर चलेगी उमर अब्दुल्ला साहब की वो अपने स्पीच जी, और मैं और आप देखेंगे, जहां आपको लगेगा कि उन्होंने कोई गलत बात की तो मुझे कहना, मैं उसका आपको बताऊंगा। मैंने खुद वो देखी है, 10 दफा उनकी स्पीच मैंने सुनी, अपने वर्करों को दिखाई है जी, कोई देखो कोई इसमें ऑब्जेक्शनेबल कोई बात है तो जी। ये पॉलिटिकलाइज करना हर चीज़ को, यानी देखिए बात सुनिए, नेशनल कांग्रेस इतनी देर सरकार की कोई स्कैम का कोई उस पर नहीं है। अब ये जो है ये परेशान होते हैं भाई हम क्या कहें, कुछ ना कुछ कहना है तो हर बात को जी फारूक साहब ने ऐसा कह दिया, उमर साहब ने ऐसा कह दिया, और कोई नहीं। हमने इतनी देर सरकार की, हमने लोगों की बेहतरी की। लैंड टू द टिलर शेख साहब ने किया, गरीब को मालिक बनाया ज़मीन का, काश्तकार को मालिक बनाया। हमने ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी किए हैं लोगों की बेहतरी के लिए कि आप हैरान हो जाएंगे। मसलन 50% सिलेक्शन डॉक्टर्स की लेडीज़ की होगी जी। तो ये हमने सारे ये काम किए हैं। तो हम लोगों की बेहतरी की बात करते हैं, मगर अब कोई ना कोई हमारे ख़िलाफ़ तो कोई चाहिए ना। वो डोगरी में कहावत है ना कि सास बहू जो है उनकी बड़ी बनती थी। तो किसी पड़ोसन ने कहा भाई आप इतने थोड़े बहू के साथ होता है। उन्होंने कहा वो बड़ी अच्छी है, वो कुछ करती नहीं। उन्होंने कहा जब वो आटा गूंथती है ना, हिलती है यहाँ, मैं तो शोर डाला करो, आटा गूंदे क्यों हिलती हो। तो नेशनल कांफ्रेंस के लिए ये है कि इल्ज़ाम कोई नहीं लग सकता
सिर्फ ये बीच में वो है ना नून में नुक्ते निकालने वाली बात है। आपने कहा कोई स्कैम नहीं, लेकिन जेकेसीए का तो चल रही है, क्रिकेट एसोसिएशन का। जेकेसीए का गवर्नमेंट के अंदर नहीं था जी, वो गवर्नमेंट के बाहर की बात है। वो भी कोर्ट में सामने बाहर आ जाएगी सारी बात, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जी। क्योंकि जुडिशरी पर हमने हमेशा भरोसा रखा है। जी। वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। मगर गवर्नमेंट, शेख साहब ने गवर्नमेंट की, फारूक साहब ने की, उमर साहब ने की, कोई परमात्मा की दया से कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ लोगों की बेहतरी। जी। तो फिर हम पर कोई ना कोई इल्जाम लगाना ना। जी। और आपने कहा जी आपको हो गए, मैंने उस दिन भी कहा था आप ले आओ एक दिन डिस्कस करते हैं, वही वो बात वंस फॉर ऑल हो जाए। जी। पिताजी एक दिशा में जाते हैं, पुत्र एक दिशा में जाते हैं। पिताजी सोचते हैं कि यूनाइट होकर जो इंडिया ब्लॉक है वो इलेक्शन लड़े या गुपकार अलायंस लड़े, और पुत्र जी कहते हैं कि नहीं हम अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा ये आप क्योस और कंफ्यूजन है। ये आपकी सोच है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं उमर साहब इंडिया के, जी, जिसमें ये फैसला होना है कौन लड़ेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, जो आदमी उस कमेटी में बैठा है तो उसके लिए ना आप कह सकते भाई ये बात है। अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, जम्मू और दूसरी कठुआ वाली सीट अगर आपको कांग्रेस को देनी पड़ी, तो आप रेडी हैं? ये तो लीडरशिप फैसला करेगी, ये मेरे लेवल का फैसला है नहीं जी। ये पार्लियामेंट बोर्ड फैसला करेगा, लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी जमातें जो इंडिया ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करेंगी इस बात को लेकर के कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर आसीन होने से रोकना है? फार लार्जर इंटरेस्ट करना पड़ेगा जी, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ का देखा, राजस्थान का देखा और वो मध्य प्रदेश का देखा, उसके बाद उससे सीखना चाहिए। जी। फॉर लार्जर इंटरेस्ट में आपने देखा था कि गुपकार अलायंस ने ये फैसला किया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लड़े। जो डीडीसी के इलेक्शन थे उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर गुपकार अलायंस इलेक्शन लड़ी, लेकिन हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, मेजॉरिटी सीटें ली, वहाँ पर शेडो कैंडिडेट खड़े किए सब। मैंने कहा मेजॉरिटी सीटें ली जी, उसमें किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े किए जी, मेजॉरिटी सीटें ली जी। बाकी आप कहेंगे कि वो कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, उसके पीछे बड़ी बातें आप कैमरे पे कहनी ठीक नहीं है। आपको प्राइवेट में बता सकता हूँ क्या बातें हैं। तो बाकी ये है कि ये जो है छत्तीसगढ़ और इसने गुजरात ने और मध्य प्रदेश ने इंडिया ब्लॉक को बहुत कुछ सिखाया है। राइट। आखिरी सवाल चरोत्रा साहब, आप 2024 के चुनावों को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? कौन से चुनाव? लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव होंगे, अब ये लोगों तक है कि लोग किस तरफ जाएंगे, क्योंकि लोगों ने फैसला करना है। यहाँ से मैं तो फैसला सुना नहीं सकता, मैं कोई बीजेपी तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ हमारी इतनी सीटें आएंगी। और अभी तो वहाँ ये भी तबसरा चल रहा है, आपके वो ईवीएम पे बड़ा वो चल रहे बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी पता नहीं क्या क्या होना है। हो सकता है, अब मैं नहीं कह सकता कि ईवीएम का ही फार्मूला चलता हो जी। तो इसलिए अभी कुछ कहना मतलब वो जिसको कहते हैं ना कब्जल वक्त बात है, प्रीमेच्योर है। जी। थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में। आपका शुक्रिया, आज आपने गुरुपुरब पे बुलाया। हम अपने सिख भाइयों को गुरुपुरब की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। हिंदू भाइयों को लोहड़ी की मुबारक है, मकर संक्रांति है वो आने वाली है, उसकी मुबारक देते हैं। और आपका फिर हम शुक्रिया करते हैं कि आपने यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।